के बाहर घूमते रहते हैं। बात आ रही है समझ में? उसके बाद जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को लोगों ने अस्वीकार कर दिया और रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल हुआ आया कब? 1911 में, 11 में शायद 11 में पूरा फेमस हो गया। उसने फिजिक्स के क्षेत्र में तहलका मचा दिया। बाप रे बाप, रदरफोर्ड इतने बड़े साइंटिस्ट निकले कि इन्होंने एटम के अंदर न्यूक्लियस खोज दिया। लेकिन केवल 2 साल तक उन्होंने आनंद उठाया इस अपनी बड़ाई का, अपनी प्रशंसा का। और 2 साल के बाद उन्हीं का एक शिष्य था आप ही की तरह, नील्स बोर उसका नाम था। उसने तमाम तरह की कमियां निकाली रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में और 1913 में उसने नया एक मॉडल दिया प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का यूज करके, और ये बताया कि रदरफोर्ड साहब ने जो बताया था वैसा एटम नहीं होता है। स्टेशनरी ऑर्बिट में उसके इलेक्ट्रॉन्स नहीं रिवोल्यूशन करते हैं, बल्कि वो सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हमेशा अपना ऑर्बिट चेंज करते रहते हैं। आउटर से इनर, इनर से आउटर, आउटर से इनर ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में आता है तो क्वांटम एनर्जी रिलीज करता है। जब इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जाता है तो उतनी ही एनर्जी गेन करता है। अब एक प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी आप लोगों ने पढ़ा था। वर्क एनर्जी पावर 9th में भी चैप्टर था, 11th में भी था। बीएससी एमएससी पीएचडी जहाँ तक पढ़िएगा ये चैप्टर टॉपिक आपको मिलेगा। उसमें बताया था गया था कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन चेंज फ्रॉम एनी वन फॉर्म टू अनदर। ऊर्जा का निर्माण नहीं होता और मरता कौन है? जो जन्म लेता है वही तो मरता है। ऊर्जा जन्म नहीं लेती, इसका विनाश भी नहीं होता। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। तो अब आप लोग बताइए कि जब ऊर्जा का विनाश नहीं होता, ऊर्जा की कमी नहीं होती किसी पदार्थ में, तो नील्स बोर के कहने का मतलब क्या है कि जब परिक्रमण गति करते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी आती है तो वो अपनी ऊर्जा को छोड़कर, अपनी कक्षा को छोड़कर अंदर वाली कक्षा में प्रवेश करता है और पुनः ऊर्जा प्राप्त करके बाहर वाली या पहले वाली कक्षा में लौट जाता है। जब ऊर्जा खत्म ही नहीं हो सकती, बन ही नहीं सकती, तो घटने और बढ़ने का मतलब क्या? किस साइंस को आप सुसंगठित विज्ञान ज्ञान कह रहे हैं? एक बनता है और दूसरा तुरंत उसको गिराने के लिए तैयार रहता है। ये सुसंगठन का तरीका है, उदाहरण है, हम नहीं मानते। तो हमारी नज़र में विज्ञान क्या है? तो थोड़ा और पीछे चले। साइंस वर्ड जो है वो ग्रीक भाषा के साइंटिया वर्ड से निकल करके आया। यूनानी जो थे बहुत पहले से लिपिबद्ध करते थे अपने विचारों को, सुशिक्षित उनका ये पूरा वातावरण था। तो ग्रीक भाषा में एक वर्ड आया साइंटिया। साइंटिया का इंग्लिश मीनिंग होता है टू नो, और टू नो माने तो आप लोग जानते होंगे, जानना से उसका अर्थ है, मतलब किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह की, किसी भी टॉपिक के संबंधित कोई जानकारी अगर आपके मस्तिष्क में है तो वो विज्ञान है। विज्ञान के अलावा इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं। अच्छा, कपड़ा सिलाई कैसे किया जाएगा, ये विज्ञान है कि नहीं? होम साइंस में यही तो पढ़ते हैं ना। खाना खाने के बाद हाथ धोना चाहिए पहले कि मुंह धोना चाहिए, ये साइंस है कि नहीं? है ना? yes. अकबर ने कहाँ शासन किया, ये साइंस है कि नहीं? नो सर। सोशल साइंस इसको नहीं कहते? कहते हैं ना। सामाजिक विज्ञान, तो जो विज्ञान समाज से सरोकार रखता है उसको सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। जो समाज विज्ञान प्रकृति से संबंध रखता है उसको प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। गलती हमारी है कि हमने प्राकृतिक विज्ञान को ही विज्ञान कहना शुरू कर दिया। बाकी जो बच्चे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं कहते हैं इसको विज्ञान नहीं आता। वो भी विज्ञान पढ़ता है, वो दूसरा पार्ट पढ़ता है, उसका कोई दूसरा पार्ट पढ़ता है। तो हम लोगों ने सीखना कम कर दिया। आप लोगों ने झूठ बोल दिया कि पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग सीखने के लिए, ज्ञान लेने के लिए। ये सत्य नहीं है। बच्चे का चेहरा देख करके पता चल जाता है कि बच्चा कितना सच बोल रहा है।
आप सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं परीक्षा में ज्यादा नंबर लाने के लिए, है ना। परीक्षा क्यों होती है मालूम है? आप जो सीखते हैं पूरे एक साल में, उसका टेस्ट लेने के लिए आपने जो सीखा, आपको जो सिखाया गया, उसमें से कितना आपने रखा, कितना भूल गए, ये पता करने के लिए परीक्षा होती है। परीक्षा जरूरी नहीं है, जरूरी क्या है? सीखना। सीखना जरूरी है ना, लेकिन कितना आप सीख पाए ये पता करने के लिए एक तरीका बनाया गया, उसी तरीका को परीक्षा कहा जाता है। परीक्षा प्राइमरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एग्जामिनेशन है। परीक्षा नहीं होगी तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन जितने लोग हाई स्कूल इंटर में पढ़ने वाले हैं, आज उनसे कह दिया जाए कि इस साल भी बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी, बताइए कितने लोग कल से आएंगे और जितने घंटे अभी पढ़ रहे हैं उतने घंटे पढ़ते रहेंगे? हमें लगता है कि मुश्किल से 10%। अगर आते जाते भी रहे तो कंसंट्रेशन आपका सब्जेक्ट पर कम हो जाएगा, उतने घंटे आप घर पे नहीं देंगे जितना घंटा पढ़ाई पर अभी देते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपके नज़र में परीक्षा प्राइमरी हो गया, एजुकेशन सेकेंडरी हो गया। पहले पढ़ते थे, कितना सीख पाए ये जानने के लिए परीक्षा देते थे, अब परीक्षा देना है इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं। इसलिए हम में गिरावट, हमारे लेवल में हमेशा गिरावट लगातार होती जा रही है। दूसरा एक कारण है कि हम लोग इतना मेहनत करते हैं, इतना आप परिश्रम करते हैं, 12-15 साल 15 साल कम से कम पढ़ते हैं तो इंटर पास कर पाते हैं। पीजी, एलकेजी, यूकेजी 1 के नीचे 3 साल, और उसके बाद 1 से 12 15 साल, और ग्रेजुएशन करें तो 3 साल और 18 साल मेहनत करते हैं। आपको पता है 18 साल आप जितना घंटा पढ़ाई पर देते हैं उतने घंटे मजदूरी करते तो घर में कितना रुपया लेकर के जाते? उतने का आपने नुकसान कर दिया। मेहनत तो उतने घंटे किया आपने, रुपया एक भी नहीं ले गए घर पर, उल्टा घर से रुपया ले आकर के दिया विद्यालयों में टीचर्स को। किस लिए? कि एक समय के बाद हमारा लेवल ऐसा होगा, हमारी जानकारी ऐसी होगी, हमारी तैयारी ऐसी होगी कि सूद समेत वो लेकर के आएंगे उस योग्य बनने के लिए। लेकिन क्यों नहीं बन पाते? क्यों इंटर करने के बाद फिर गली में भटकते रहते हैं? इसलिए कि हमने एमलेस एजुकेशन लिया। सत्यनारायण स्वामी की कथा जब होती है, क्लासों में भी हम बताते हैं, हमारे घर में होने वाली है मान लीजिए, तो 15 दिन पहले उसका प्लान बन जाता है कि इतने तारीख को सत्यनारायण स्वामी की कथा कराएंगे। उसके बाद ये प्लान बनता है कि किसको किसको बुलाएंगे, जिसको बुलाएंगे उसको प्रसाद दे के भेज देंगे कि भोजन भी कराएंगे। 15 दिन प्लानिंग बनती है। एक घंटे की सत्यनारायण स्वामी की कथा के लिए 15 दिन का प्लानिंग हमने किया। हमारा फ्यूचर कहाँ जाना चाहिए, हम अपने कैरियर को कहाँ लेकर के जा रहे हैं, जाना चाहिए हमें, इसके लिए आपने कितने दिन तक प्लान किया? घर से निकल गए, स्टेशन पहुंच गए, टिकट काउंटर पर खड़े हो गए, कहाँ जाना है ये मालूम नहीं, कहाँ का टिकट खरीदिएगा, किधर वाली ट्रेन पकड़िएगा। 12 साल 15 साल से आप पढ़ाई कर रहे हैं, और किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं ये अगर आपको और हमें पता नहीं है तो हमें लगता है कि इस पढ़ाई का कोई विशेष औचित्य नहीं है। आप घर पर बैठे अपना समय बचाएं, पैसा बचाएं, और इस समय और पैसे को कहीं और लगाएं तो हमें लगता है कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। हो सकता है कि स्कूल मैनेजमेंट हमारे इस सलाह से हमारे विपरीत हो जाए, क्रोधित हो जाए कि भाई बच्चों को कह रहे हैं घर पर बैठिए, लेकिन हम आपके हित में कह रहे हैं कि यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पहले तो आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, जाना कहाँ है आपको। टीचर्स क्या करते हैं? आपको सहयोग करते हैं, आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने में रास्ता बताते हैं। वो दौड़ नहीं लगाएंगे, हम बूढ़े हैं आप जवान हैं, दोनों साथ दौड़ेंगे पक्का आप जीतेंगे, तो हम आपके साथ नहीं दौड़ सकते। हम पहले जब आपकी उम्र में थे तो बहुत दौड़ चुके हैं, तो हमें पता है कि किस रास्ते पर कितना गड्ढा है, कौन सा रास्ता आपके लिए अच्छा है। हम आपको रास्ता बताएंगे, दौड़ना आपको पड़ेगा, लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है। तो आप बताइए कि आपको कौन सा रास्ता बताएं।
यही कारण है कि आप भी चुपचाप आकर के 6 घंटा बैठते हैं स्कूल में, और हम भी 40 मिनट की अपनी ड्यूटी करते हैं। आप भी अपने घर जाते हैं, हम भी अपने घर जाते हैं। 1 महीना पूरा हो जाता है तो हमारा पेमेंट बन जाता है और आपकी फीस जमा हो जाती है। ना हमारा कुछ होता है ना आपका कुछ होता है। हमारी जीत आपकी जीत से है, क्योंकि हम प्रतियोगिता में अब भाग नहीं ले सकते। हमारा समय खत्म हो गया। हम उठेंगे तो 2 इंच, गिरेंगे तो 2 इंच। इससे ज़्यादा ना उठ सकते हैं, ना ज़्यादा इससे गिर सकते हैं। आपके उठने के लिए पूरा आसमान खुला है और गिरने के लिए बहुत गहरी खाई है। आप अपने आप को कहाँ ले जाना चाहते हैं, इसके लिए एक प्लानिंग कीजिए। और जब एक प्लानिंग करेंगे, उस प्लानिंग को बताएंगे अपने सहयोगियों से कि जिसका आप सहयोग लेना चाहते हैं, तो वो उसका रास्ता बताएंगे कि भैया कौन गांव जाना है तो इसका रास्ता कहाँ से जाता है। कहने का मतलब ये है कि ज्ञान यही है जो हमें हमारे प्रतिष्ठा में रह करके, प्रतिष्ठा प्राप्त करते हुए हमारे लाइफ को सेटल करे, एक अच्छा जीवन जीने के लिए एक अच्छा नागरिक बनाए। कैसे वो संभव होगा, ये एजुकेशन है। और एजुकेशन में हर एक व्यक्ति जो है वो दूसरे की तरह नहीं बन सकता। कुछ लोग कहते हैं हम सचिन तेंदुलकर बनना चाहते हैं। देखने में लगते हो, चेहरा आपका सचिन तेंदुलकर जैसा है नहीं है, तो आप सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते। ईश्वर ने आपको खास काम के लिए भेजा है। आप अपने जैसे बन जाइए, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। सचिन तेंदुलकर ने अगर सोचा होता कि हम किसी और की तरह बनते तो वो पीछे रह जाता। उसने अपने जैसा बनना चाहा। आप भी अपने जैसा बनिए और एक टारगेट रखिए लाइफ में। उस टारगेट के पीछे दौड़िए। जिससे हेल्प मिल सकता है उसका साथ रखिए। कभी भी ऐसे लोगों के नज़दीक मत जाइए जो निगेटिव थॉट रखता हो, कभी भी कहता हो कि आप जो सोच रहे हैं वो काम आप नहीं कर सकते। वो आपको डिमोरलाइज करता है, आपकी पॉजिटिविटी को कम करता है और आपके रास्ते में गड्ढे खोदता है। ऐसे लोग हमेशा आपको, जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है ना, तो रेजिस्टेंस एक होता है, वो क्या करता है, चाहता है खींच दे, उसको जाने ना दें इलेक्ट्रिक करंट। यही तो काम करता है। तो निगेटिव थॉट वाले लोग क्या करते हैं, हमेशा आपके विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपके लक्ष्य के डायरेक्शन में कुछ जानता हो, जिससे आपको सहयोग मिल सके और तब एक अच्छा नागरिक बने। बहुत कुछ बनने की जरूरत नहीं है। आदमी है, हम हैं, आदमियत केवल हम में आ जाए। मनुष्य है, मनुष्यता आ जाए। हर एक वस्तु का पहचान कैसे करते हैं, उसके गुण से, गुण से करते हैं ना। गेंद कैसी होती है, गोल कैसी, गोल मान, गोल तो सिक्का भी होता है 5 रुपए का होता है ना, तो उसको गेंद कहेंगे? नहीं कहेंगे, तो गोल नहीं होता, वो गोलाकार होता है। सिक्का बेलनाकार होता है। अच्छा, बेलनाकार। अब वृत्त कैसा होता है, वृत्त सर्कल, वो भी गोला होता है। और गेंद और वृत्त में कोई अंतर है कि नहीं? नहीं है अंतर, हमें तो लगता है अंतर है। वृत्त क्या होता है, 2 डायमेंशनल शेप होता है, द्विविमीय आकृति होती है। उसका मान केवल x और y अक्ष पर प्राप्त होता है। गेंद 3 डायमेंशनल होता है, z एक्सिस पर भी उसकी वैल्यू मिलती है। ठीक है ना। तो बेसिक चीजें हम लोग सीखें। हम लोग क्या करते हैं, बेसिक चीज़ों को दरकिनार करके सीधा एग्जामिनेशन पैटर्न पर चले जाते हैं और फिर खूब दिन रात रट्टा मारते हैं, समझ में कुछ नहीं आता। कंसेप्ट जब किसी सब्जेक्ट का आप समझ जाएंगे, फिर आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप क्वेश्चन पैटर्न को खुद ही समझने लगेंगे। जैसे बहुत अजीब लगता है, लड़का इंटर में पढ़ता है, लेकिन उससे पूछा जाए कि भैया इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्यों घूमता है, पता नहीं है। आप में से कोई बता सकता है? Why electrons are revolving around the nucleus? अब पूछिए कि हमारे दिमाग में ये गंदा सवाल क्यों आया। इसलिए कि हम फिजिक्स पढ़ाते हैं तो जानते हैं, पहला फिजिक्स का लॉ है कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जो बताता है कि सिमिलर, कूलम्स लॉ से पहले फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स,
ये बताता है कि सिमिलर और लाइक चार्जेस आर ऑलवेज रिपेल एंड डिसिमिलर और अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। समान प्रकृति के आवेश हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, दूर भगाते हैं, और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब न्यूक्लियस पे कौन सा आवेश होता है, धन आवेश। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कैसा बल लगना चाहिए, आकर्षण का। तो आकर्षण का बल लगेगा तो इलेक्ट्रॉन जाके नाभिक में गिर जाएगा कि उसके चारों ओर घूमेगा, गिर जाएगा ना, घूमेगा। ये किसने बताया, ये एक पत्थर का टुकड़ा है। पृथ्वी उसी तरह के आकर्षण बल से इसको अपनी ओर खींचती है जैसे इलेक्ट्रॉन को नाभिक खींचता है। इस बात से सहमत हैं आप? आकर्षण का मतलब क्या, अपने से पास बुलाने वाला बल। तो पृथ्वी और इसके बीच में आकर्षण बल एक काम कर रहा है। अब इसको छोड़ेंगे यहां से तो ये पृथ्वी के चारों ओर घूमेगा कि उसके सतह पर चिपक जाएगा, चिपक जाएगा ना। तो इलेक्ट्रॉन चिपक जाएगा जब नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में ये दोनों जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये सेंट्रल फोर्स है। इसको सेंट्रल फोर्स कहा जाता है। क्यों सेंट्रल फोर्स कहा जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अपने केंद्र की ओर खींचते हैं। सेंटर से ये फोर्स लगता है सेंटर के डायरेक्शन में। तो जब सेंटर के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो रेवोल्यूशन नहीं होगा। यही एक नहीं पढ़ा हम लोगों ने फिजिक्स में, वृत्तीय गति पढ़ी है, सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन की थ्योरी कहती है कि जब तक किसी कण पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक दूसरे के लंबवत दो बल एक साथ काम नहीं करेंगे, तब तक कोई कण किसी सर्कुलर पाथ पर रेवोल्यूशन नहीं कर सकता। गोल गोल घूमने के लिए क्या जरूरी है, एक दूसरे के लंबवत दो बल हमेशा उस पर काम करते रहें। बात समझ में आ रही है? एक बल तो नाभिक की दिशा में काम कर रहा है। अब आप समझा दीजिए कि दूसरा बल उसके लंबवत कौन लगा रहा है जिसके कारण वो घूम रहा है। अगर दूसरा बल कोई नहीं लगा रहा है, इसका मतलब ये कथन गलत है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है। और अगर घूमता है सही में तो पक्का उसके परपेंडिकुलर एक फोर्स लग रहा होगा। हमें कोई सोर्स दिखाई नहीं पड़ रहा है कि न्यूक्लियस के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसके परपेंडिकुलर भी कोई फोर्स लग रहा है। इसलिए हम ये नहीं मानते कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है। आप में से कोई है जो हमें समझा सके? कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रॉन कण है ना, कण है तो उसका द्रव्यमान है, द्रव्यमान है तो उसके कारण उसके अंदर जड़त्व होगा, और जड़त्व है तो वो अपने प्रारंभिक अवस्था को हमेशा बनाए रखना चाहेगा। और प्रारंभिक अवस्था को परिवर्तित करने के लिए बाहरी बल की जरूरत होगी। वो बाहरी बल कौन दे रहा है? तो बहुत सारी बातें हैं। आप में से कौन बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के लिए ऊर्जा का मान अंदर वाली कक्षा में ज़्यादा होता है कि बाहर वाली कक्षा में ज़्यादा होता है? कोई भी? कहा जाता है ना, कक्षा परिवर्तन के कारण ऊर्जा में परिवर्तन होता है। केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं आप लोग, फिजिक्स भी पढ़ते हैं, और दोनों में ये चैप्टर पढ़ना है। कौन बताएंगे? मान लीजिए किसी परमाणु के नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों के परिक्रमण के लिए 3 कक्षाएं। तो पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी कि तीसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी? इंटर के बच्चे हिंदी मीडियम के भी हैं। एक दिन गए थे क्लास में, कुछ बच्चे काफ़ी अच्छे हैं, खड़े होकर के कुछ बताइए। ये ना सोचिए कि गलत हो जाएगा, क्योंकि आजकल के ज़माने में गलत और सही से का पहचान कैसे होता है? जिसकी बात ज़्यादा लोग मानते हैं वो सही हो जाता है, और जिसकी बात कोई नहीं मानता वो गलत हो जाता है। नहीं पता, नहीं पता ना? आपको नहीं पता, इसका मतलब सीधा एक है कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किसी भी कक्षा में परिवर्तित नहीं होती है। जितनी ऊर्जा उसकी पहली कक्षा में होती है उतनी ही ऊर्जा तीसरी कक्षा में होती है। हमारी बात से जो सहमत नहीं है वो कृपया हाथ खड़ा करें। हम भाषण नहीं दे रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं,
और बात कर रहे हैं तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप हमारी बातों से कहीं अगर सहमत या असहमत हैं तो अपने विचार रखें। वार्तालाप हो रही है, क्लास में क्या होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट के बीच। जब तक आप क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक टीचर एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से नहीं देगा, वो प्रश्न उत्तर करता रहेगा। लेकिन आप भी प्रश्न कब करेंगे, जब घर पर पढ़ेंगे। तो आप घर पर पढ़ते नहीं, इसलिए क्रॉस क्वेश्चन करते नहीं, इसीलिए बहुत जल्दी सिलेबस आगे बढ़ता जाता है। अब ये बात हमने क्यों कही, हर किताब में लिखा गया है कि कक्षा परिवर्तन के कारण इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो हमने ये साहस कैसे कर लिया कहने का कि ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता कक्षा परिवर्तन के कारण। ये साहस हमने इसलिए किया क्योंकि हमने वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी तो पढ़ी है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन चेंज फ्रॉम एनी वन फॉर्म टू अनदर। तो फिर किताब लिखने वाले गलत थे? गलत नहीं थे, सही थे। उन्होंने ऊर्जा के केवल एक स्वरूप को देखा। ऊर्जा अपना स्वरूप बदलती रहती है, कोई एक स्वरूप उसका कम होता है, उसी समय उतने ही अमाउंट में दूसरा स्वरूप उसका बढ़ जाता है, कुल ऊर्जा का मान परिवर्तित नहीं हो। अब नील्स बोर साहब ने कहा कि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा में कमी आती है तो वो अंदर वाली कक्षा में आता है और वहाँ से ऊर्जा प्राप्त करके बाहर वाली कक्षा में चला जाता है। इस बात को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, बाहरी कक्षा में ऊर्जा कम होगी कि अंदर वाली कक्षा में? बाहरी कक्षा में गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा कम होता है तो अंदर आता है, और अंदर आता है तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, और ऊर्जा बढ़ जाती है तो फिर बाहर चला जाता है। तो किस कक्षा में ऊर्जा ज़्यादा थी? अंदर वाली में ज़्यादा थी और बाहर वाली में कम थी। जब कम वाले में कम होता है तो अंदर आकर के बढ़ जाता है। बात बिल्कुल सही। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ बाउ प्रिंसिपल के आधार पर, तब क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम उसी कक्षा में जाता है जिस कक्षा के लिए ऊर्जा का मान सबसे कम होता है। कैसे पता चलता है कि इसमें कम हो भाई? तो जिस कक्षा के लिए n+l का मान कम होता है उस कक्षा की ऊर्जा भी कम होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी कक्षा में बढ़ता है। अब किसके लिए n+l का मान कम होता है? तो पहली कक्षा के लिए n+l का मान कम होता है, अर्थात पहली कक्षा का ऊर्जा सबसे कम होता है, इसलिए ऊर्जा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले पहली कक्षा में बढ़ता है। अब बताइए कि नील्स बोर साहब को माने कि आप बाउ प्रिंसिपल को माने? नील्स बोर साहब कह रहे हैं बाहरी कक्षा में ऊर्जा कम है, और वो आप बाउ प्रिंसिपल कर रहा है कि अंदर वाली कक्षा में ऊर्जा कम है। इसकी बात को सही माना जाए? कौन सही बोल रहा था? दोनों के बीच का रास्ता निकाला जाए तो क्या निकलेगा कि भाई ऊर्जा परिवर्तित। असल में आप बाउ प्रिंसिपल ने किसी और ऊर्जा को देखा था और बोर्स एटॉमिक मॉडल ने किसी और ऊर्जा को देखा। जैसे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का कंपैरिजन किया जाता है, एक पत्थर के टुकड़े को ऊपर से गिराया जाए तो मैक्सिमम हाइट पर रहेगा तो क्या होगा? गतिज ऊर्जा उसकी कम होगी, स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा हो। जैसे जैसे नीचे आएगा स्थितिज ऊर्जा कम होती जाएगी और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। स्थितिज ऊर्जा कितनी कम होगी? जितनी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। और किसी भी पॉइंट पर अगर देखा जाए तो कुल ऊर्जा हमेशा नियत रहेगी। अब बताओ, जो स्थितिज ऊर्जा केवल देख रहा हो वो तो यही कहेगा कि जब यहाँ था तो ज़्यादा थी, यहाँ था तो कम हो गई। और जो गतिज ऊर्जा देखेगा वो कहेगा कि यहाँ थी तो कम थी और यहाँ जब वस्तु आ गई तो गतिज ऊर्जा ज़्यादा हो गई। लेकिन ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आप लोगों से साग्रह निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप लोग थोड़ा कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए। सवाल जवाब आप अपने आप तैयार कर लेंगे जब आप स्ट्रांग बन जाएंगे। ये मास्टर को आप लोग गुरु जी कहते हैं, पता है? यहीं आके सुना, यहाँ ज़्यादा है। ये गुरु क्यों कहा जाता है? गुरु शब्द कहाँ से आया पता है? गुरुत्व से। और गुरुत्व किसे कहते हैं? किसी वस्तु को आकर्षित करने की जो क्षमता है उसको गुरुत्व कहा जाता है। तो शिक्षक के अंदर आकर्षित करने की क्षमता क्यों आई? उसने साधना की, बहुत दिन तक एक सब्जेक्ट को पढ़ा और उसके अंदर उस सब्जेक्ट से संबंधित ज़्यादा नॉलेज हुआ, तो आपको उसकी ज़रूरत है तो आप अपने आप आकर्षित होने लगे। पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को आकर्षित करता है।
पॉजिटिव चार्ज माने अधिक आवेश और निगेटिव चार्ज माने कम आवेश। तो जिसके पास ज़्यादा रहेगा वो कम वाले को आकर्षित करेगा। तभी तो प्रकृति का नियम है, जहाँ ज़्यादा है वहाँ से निकल करके जहाँ कम है वहाँ जाएगा। प्रकृति केवल एक ही नियम पर काम करती है। क्या नियम है? इक्विलिब्रियम का सिद्धांत, साम्यावस्था का सिद्धांत। जहाँ किसी भी प्रकार की ऊर्जा, हम जानते हैं थक गए हैं आप लोग, शांत रहिए, अभी टॉफी मिलेगी। किसी भी प्रकार की ऊर्जा का मान अगर किसी कारण से किसी एक बिंदु पर अधिक हो जाता है तो आपको प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से वो ऊर्जा अपने आप निकलना शुरू होती है और किस दिशा में जाती है? जिस जहाँ पे उस ऊर्जा का मान कम होता है। आ रही है बात समझ में? तो आज आप लोग घर पर जाइएगा तो कोई होमवर्क मत कीजिएगा, अगर हमारी बात मानिएगा तो, ठीक है? जितना होमवर्क आज स्कूल में मिलेगा कोई होमवर्क नहीं करेगा, ठीक है? 2 घंटा 3 घंटा जितना होमवर्क करने में आप समय लगाते हैं उतना समय लगाइएगा ये सोचने में, ये प्लान करने में, मम्मी पापा भाई बहन के साथ बैठ करके कि आप इतने दिन से क्यों पढ़ रहे हैं और कब तक पढ़ते रहेंगे, कहाँ पहुँचने के बाद पढ़ाई आपकी बंद होगी, आप कहाँ जाना चाहते हैं, व्हाट्स योर एम, आपका लक्ष्य क्या है ना? पत्थर मारते हैं तो आम देखते हैं ना, उस वाले आम को मारना है। तो आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कौन से वाले आम को मारने के लिए एक अपने लिए टारगेट चूज कीजिए कि हमको वहाँ पहुँचना है, और तब आप पता कीजिए कि उस टारगेट तक पहुँचने के लिए किस चीज़ की जरूरत है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से जा रहे हैं और घर जा करके खीर खाना है, तो दिमाग में जब आएगा कि खीर खाना है तो तुरंत अपने आप ये बातें दिमाग में आ जाएंगी। खीर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए भाई? तो कम से कम 3-4 चीज़ें चाहिए। क्या? चीनी चाहिए, दूध चाहिए, चावल चाहिए, गैस सिलेंडर में गैस भी चाहिए। अगर ये सब कुछ है तो खीर बना सकते हैं, खा सकते हैं, बस बंद हो रहे हैं हम, चिंता नहीं करना, ठीक है? अगर आपके घर में चीनी ख़त्म हो गई है तो इधर से जब जाएंगे घर तो चीनी साथ में लेकर के जाएंगे, खीर बन जाएगी, मिल जाएगा। रात को सोए हैं, अचानक 11 बजे अगर याद आ गया, इच्छा हुई कि खीर खाना है और चीनी है नहीं, बताओ खीर मिलेगी? 11 बजे कौन दुकान खोलेगा चीनी देने के लिए? नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिली? क्योंकि पहले से हमारे पास टारगेट नहीं था कि आज घर पर क्या बनाना। और वही दूसरा लड़का जिसने दिन में ही ये सोच लिया था कि हमें खीर खाना है, वो सारी सामग्री को इकट्ठा उसने कर लिया और रात को उसको खीर मिली। उसी तरह से आप खूब पढ़ाई कर लीजिए, आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, और आपके पास लक्ष्य है और उस लक्ष्य को साधने के लिए सारे संसाधनों को आपने इकट्ठा कर लिया तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपको सफलता मिलने से कोई रोक दे, कोई रोकने वाला नहीं है। आप जरूर सफल होंगे और हम सभी लोग आपकी सफलता में आपका सहयोग करने के लिए हैं। आपकी जिम्मेदारी है, आप जितने शिक्षक हैं उनके पास जो भी नॉलेज है आपके सब्जेक्ट में उसको आप निकालिए। कोई अपना चीज़ देना चाहता है? नहीं देना चाहता, तो हम क्यों अपना जो जानते हैं वो आपको देना चाहेंगे? आपकी जिम्मेदारी है, आप लीजिए ज़बरदस्ती, है ना? और आप कब लीजिएगा? जब आप कंसेप्ट सीखना चाहिएगा तो अपने आप मन लगने लगेगा विषय में, और मन लगने लगेगा फिर कहने की ज़रूरत नहीं है। टीचर और स्टूडेंट जब अच्छे होते हैं तो क्लास में जाने के बाद टॉपिक ढूंढना नहीं पड़ता, टॉपिक अपने आप निकलने लगता है। जैसे सर जी ने कुछ और कहने के लिए कहा था और हम कुछ और कहने लगे, ठीक है ना? दूसरी बात, अपनी भाषा में अगर किसी विषय को पढ़ा जाए तो वो विषय ज़्यादा समझ में आता है। इंग्लिश मीडियम वाले कहेंगे कि ये क्या कहने लगे, लेकिन ये सही कह रहे हैं। दूसरी भाषा में अगर किसी विषय को पढ़ा जाए तो वर्ड मीनिंग समझने में आधा समय खत्म हो जाता है ना? इसलिए कोशिश करना चाहिए कि किसी विषय को अपनी भाषा में समझें। इसीलिए हम तो भाई यहाँ हैं तो मजबूरी में हिंदी बोल रहे हैं, अपने यहाँ तो भोजपुरी में भी फिजिक्स पढ़ाते हैं, है ना? और भोजपुरी में फिजिक्स पढ़ाने में इतना मज़ा आता है, टीचर भी अपना घर की भाषा में बोलता है और बच्चे भी घर की भाषा में समझते हैं। आप किसी भी भाषा में सब्जेक्ट को समझ लीजिएगा, आपकी अंग्रेजी अच्छी है तो ट्रांसलेट करके आंसर लिख लीजिए। सब इंग्लिश विषय अच्छा होना चाहिए, लेकिन ये क्या मजबूरी है कि हम फिजिक्स